ठंड में 10 जुगाड़ू बहू की 10 तरह की रजाई। हे भगवान, हमें 6-7 रजाई तैयार करनी थी और अभी तक मुश्किल से 3 ही तैयार हो पाई हैं। और ये रुई कहाँ है? सारी रुई खत्म हो गई है। शीतल, ऊपर से रुई मंगवा दो। मेरी पीठ इन मोटी मोटी रजाइयों को उठाकर ले जाने में तो मेरी कमर की खटिया ही खड़ी हो गई। मेरी उंगली कितना खून निकल रहा है। अरे सुमित्रा, आराम से, तुमने चौथी बार सुई अपनी उंगली में लगा ली। ध्यान से, वरना उंगली पूरी तरह से घायल हो जाएगी। अरे ये बाहर खड़े भेड़ कहाँ हैं? लगता है ये लोग इन भेड़ों को घास चराने के लिए लेकर गए हैं। अब ना जाने कब तक ये लोग आएंगे और कब तक हमें रुई मिलेगी। और ये ऊन कहाँ चली गई? आधी रजाई ऊन की बन चुकी और अब आधी रजाई के रस्सी की बनाऊं? सभी बहुएं मिलकर अपने 2 मंजिला मकान में अलग अलग चीजों की रजाई बना रही थी। जहां नीचे 5 बहुएं ऊन और फोम से बनी रजाई बना रही थी, वहीं ऊपर रहने वाली 5 बहुएं पॉलिस्टर, वेलवेट और फाइबर की रजाई बना रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ऐसा भी क्या कारण था कि सभी 10 बहुएं इतनी जल्दबाजी और थकान भरे शरीर के साथ रजाई बनाने में लगी हुई थी। एक तो ये ठंड, ऊपर से ये बोरा, ना तो हवा रोक रहा है और ना ही इसमें नींद आ रही है। तुम्हें ठंड की पड़ी है, जरा मेरे हाथ तो देखो। बोरा चुप चुप कर क्या हालत हो गई है मेरे हाथ की। इस घर में 10 कमाने वाले हैं, लेकिन मजाल है कि इस घर में आज तक एक नई रजाई आ गई हो। इन लोगों से रजाई के लिए बोलो तो ऐसा लगता है कि जैसे रजाई ने इन लोगों की किडनी ही मांग ली हो। 2 दिन पहले ही तो इस फटी हुई कंबल को सिया था, लेकिन ये देखो फिर से ये फट गई। सारी ठंडी हवा कंबल के अंदर आ रही है। मुझे ठीक से कंबल ओढ़ने दो, वैसे ही मेरी तबीयत खराब है। पता चला सुबह तक सीधा भगवान को ही प्यारी हो गई। अपने 2 मंजिला मकान में नीचे रहने वाली 5 बहुएं ठंड से कांप रही थीं और वहीं ऊपर रहने वाली 5 बहुएं बिना रजाई के रात भर ठंड से ठिठुरती हैं। इन लोगों से कितनी बार कहा है कि ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 रजाइयां तो ला ही सकते हैं। हम लोग जैसे तैसे करके भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब भी इन्हें रजाई की बोलो तभी इन लोगों का मुंह बन जाता है। बस एक ही बात का ताना देते हैं कि हमने ये 2 मंजिला मकान खड़ा कर दिया है जिससे तुम सब आराम से रह सको, और क्या चाहिए तुमको। ये लोग तो फैक्ट्री में सो जाते हैं, लेकिन हमारा क्या? हमें तो यहाँ ठंड से ठिठुरना पड़ता है। समय गुजरता है, लेकिन 10 बहू के घर में एक भी नई रजाई नहीं आ पाती। ऐसे एक दिन सभी बहुएं अपने ऊपर नीचे वाले मकान में काम कर रही होती हैं कि तभी अंजलि देखती है कि शीतल ओढ़ने वाली बोरियों के अंदर उनकी पुरानी फटी हुई कंबल की रुई निकाल कर भर रही है। ये तुम क्या कर रही हो? ये बोरे के अंदर इस कंबल की रुई क्यों भर रही हो? मैं जुगाड़ से बोरी की रजाई बना रही हूँ, ताकि कम से कम कुछ दिन तो हम लोग इस ठंड में चैन के दिन सो सके। शीतल उन बोरों के अंदर अच्छे से रुई भरकर उन सभी को वापस आपस में सिल देती है और ऊपर से उन पर एक कपड़ा चढ़ा देती है, जिससे बोरी की रजाई गर्म होने के साथ साथ अब चुभ भी नहीं रही थी। लेकिन ये एक रजाई इन सभी 10 बहुओं के लिए काफी छोटी थी। जिस तरह जुगाड़ करके मैंने ये बोरी की रजाई बनाई है, उसी तरह जुगाड़ करके तुम लोगों को और भी कई तरीके की रजाई बनानी होगी, तभी हम इस ठंड से बच पाएंगे। लेकिन हम जुगाड़ करेंगे किसका? सर्दी कितनी बढ़ती जा रही है ना। देखो, अब तो इस कतरन की मार्केट में भी कोई कतरन लेने के लिए नहीं आता है। सारी कतरन यूं ही पड़ी है। और नहीं तो क्या, काश इतनी सारी कतरनों के बजाय हमारे पास रजाई होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं तो रजाई में से बाहर ही नहीं निकलती, हर काम रजाई में बैठ कर ही करती। इतना सुमन बोलती है कि तभी उसे अपनी कही हुई बात से एक आइडिया आता है। मैंने तो बातों बातों में ही अपनी रजाई के लिए जुगाड़ सोच लिया। मैं थोड़ी बहुत कतरनों को घर लेकर जाती हूँ और इससे अपने लिए रजाई बना लेती हूँ। सुमन घर जाती है और पुराने कपड़ों को एक एक कर आपस में सिल देती है, जिसके अंदर वो उन सभी कपड़ों को भरकर अपनी कतरन वाली रजाई तैयार कर देती है। वहीं सुमन को देख अब भावना को भी अपनी रजाई के लिए जुगाड़ आता है और वो एक साड़ी का कवर बनाकर उसके अंदर घर में रहकर पुराने छोटे मोटे कपड़े और कतरन भर देती है और उसी के साथ भावना की भी साड़ी की रजाई बनकर तैयार हो जाती है। धीरे धीरे हम तीनों के पास अब रजाई आ गई है, लेकिन अब तुम बाकियों को भी कोई ना कोई जुगाड़ से रजाई बनानी होगी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन 2 साल से ये टूटी हुई चटाई घर में रखी हुई है, अभी तक किसी ने फेंकी नहीं। निकालो इसे घर से। क्या करेंगे टूटी हुई चटाई का? ये टूटी हुई चटाई हमारे बहुत काम आ सकती है, लेकिन ये हमारे किस काम आएगी? सपना देखते ही देखते उस टूटी हुई चटाई की एक कपड़े की मदद से मरम्मत करती है और उसे 2-3 कपड़ों में अच्छे से ढक लेती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस टूटी हुई चटाई की भी रजाई बन सकती है।
ये आप भेड़ कहाँ से लेकर आ गए? हम इनका क्या करेंगे? ये दोनों मुझे रास्ते में मिली थी, इसलिए मैं घर ले आया। इनकी रुई से तुम लोग रजाई बना सकती हो। अनुराग की बात सुनकर कनिका काफी खुश होती है और अपने जुगाड़ से उन भेड़ की रुई निकालकर उनसे रजाई बना लेती है। वहीं सुमित्रा और आंचल मार्केट से पॉलिस्टर और वेलवेट के कपड़े लेकर आती हैं, जिनसे वो अपने अपने लिए एक पॉलिस्टर और वेलवेट की रजाई बनाते हैं। देखते देखते अब लगभग सभी बहुओं के पास उनकी रजाई थी, लेकिन कुछ बहुएं अभी भी ठंड से कांप रही थी। तुम तो बहुत अच्छी बुनाई करती हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये स्वेटर मैं अपने लिए नहीं बुन रही हूँ, पड़ोसन देकर गई थी उसके लिए बुन रही हूँ। जिस तरह तुम उनकी मदद से स्वेटर की बुनाई कर रही हो, इस तरह रजाई भी तो बुन सकती हो ना? अरे हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। सुनीता की बात सुनकर अंजलि बुनाई कर रजाई बनाती है। वहीं सुनीता को भी एक कबाड़ी की दुकान पर कुछ फोम के टुकड़े मिल जाते हैं, जिनसे वो अब अपने लिए फोम की रजाई बनाती है। और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए हैं। शादी के इतने सालों तक तो आप कुछ नहीं लेकर आए, तो आज ये गुड्डा कैसे ले आए? अरे मेरी माँ, मैं गुड्डे की फैक्ट्री में काम करता हूँ और ये गुड्डा फट गया था तो इसलिए यहाँ ले आया। इसी कबाड़ी में दे देना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसके अंदर से तो कितनी सारी रुई निकल रही है, ये तो फाइबर वाली रुई है ना? आखिरी बची इकलौती बहू भी उस फाइबर की रुई से अपने जुगाड़ से तैयार रजाई कर लेती है। और अब इन 10 जुगाड़ बहुओं के पास अपनी 10 जुगाड़ से तैयार की गई अलग अलग तरह की रजाई थी। जिस तरह से जुगाड़ करके हमने अपने लिए रजाई बनाई, ठीक उसी तरह से क्यों ना हम और भी रजाई बनाएं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचें। ठंड का मौसम है और इस वक्त तो हर कोई रजाई खरीदता है, लेकिन मखमल की रजाई तो काफी महंगी आती है, इसलिए हर कोई गरीब खरीद नहीं पाता। अगर हम अपनी ये जुगाड़ रजाई बनाकर थोड़े कम पैसों में बेचेंगे तो गरीब लोगों को भी रजाई मिल जाएगी और हमारा थोड़ा मुनाफा भी हो जाएगा। सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सब ऐसा ही करेंगे। सभी बहुएं मिलकर एक दिन रात करके शुरुआत में 6 से 7 रजाई बनाती हैं, जिन्हें बनाते बनाते उन सब की हालत काफी टाइट हो जाती है। लेकिन आखिरकार ये रजाई सभी तैयार करके उन रजाई को बेचने के लिए जाती हैं, लेकिन कोई भी उनसे उनकी रजाई नहीं खरीदता। ये कैसी अजीब अजीब रजाई है, फार्म की, ऊन की, और जरा ये तो देखो, ये तो चटाई की बनी हुई है, इन्हें कौन खरीदेगा? फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को उनकी रजाई पसंद आ रही थी। ये लोग शहर से गाँव में घूमने आए थे। So beautiful, कितनी सुंदर रजाई है ना, ये ऊन की बनी हुई है। ये रजाई तो ओढ़ने में भी काफी गर्म होगी और दिखने में भी कितनी सुंदर है। मेरे लिए तो आप ये 2 ऊन की रजाई पैक कर दीजिए। और मेरे लिए ये वेलवेट की रजाई, मेरी बहन की शादी है ना, तो मैं उसे ये वेलवेट की रजाई दूंगी। सस्ते के साथ साथ सुंदर और टिकाऊ भी है। लोगों को अपनी रजाई पसंद आता देख सभी बहुएं काफी खुश होती हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जुगाड़ से तैयार की गई 10 रजाई लोगों को इतनी पसंद आएगी। पहले तो बस शहर के लोग ही हमसे रजाई लेते थे, लेकिन अब तो गांव के लोग भी अपनी मखमल की महंगी रजाई को छोड़कर हमसे रजाई ले रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ उन सभी बहुओं की जुगाड़ से तैयार की गई रजाई अब काफी चलने लगी थी और अब इसी तरह सभी बहुएं अपने रजाई के काम को जारी रखती हैं। चलो रेखा, पानी तो मैंने भर लिया है, अब घर चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं। छवि अपनी सहेली रेखा के साथ पानी भर के अपने घर की तरफ आने लगती है। उसका घर महल के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में है। देखो छवि, तुम्हारा घर आ गया है। ये मेरा घर कहाँ है? ये तो महल है, लेकिन काश कि ये मेरा घर होता। काश कि मैं महल में रह रही होती। मेरा घर तो महल के पीछे उस छोटी सी झोपड़ी में है। घर चाहे झोपड़ी का हो या फिर महल का हो, रहने वाले अच्छे होने चाहिए। और शायद तेरा परिवार तो अच्छा ही है। हाँ, परिवार अच्छा है, लेकिन गरीब होकर जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मैं ही जानती हूँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, देर हो रही है। रात का खाना भी बनाना है और सूरज भी ढलने वाला है। छवि इतना कहकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो महल की तरफ से घूमकर महल के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में जाती है, जहाँ उसकी बीमार माँ उसे देखकर कहती है, बेटी आ गई तुम? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, काफी देर लगा दी आ जाने में। अरे माँ, आपको पता है ना रेखा कितनी बातें करती है। बातें करते करते उसने कब से मैं निकाल दिया पता ही नहीं चला। छवि इतना बोलकर पानी रखती है और अपने माता पिता के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। इधर महल के महाराजा भी बीमार बिस्तर में थे। राजा जी, आप हमारी बात मानते क्यों नहीं हो? आपको सख्त इलाज की जरूरत है। नहीं, मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। मैं बस अपने बेटे की शादी अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज, अभी इस प्रजा को आपकी बहुत जरूरत है।
इस प्रजा को मेरा बेटा संभालेगा। मैं उसकी शादी करवा दूंगा और फिर आराम से मुक्त हो जाऊंगा। रानी महाराज की आवाज सुनकर वहां से उठकर चली जाती है और अपने बेटे के कक्ष में आती है। बेटा, तुम्हें अपने पिता की बात माननी होगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आप जानती हो ना, मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन इसी का समाधान मैंने सोचा है। मैं किसी साधारण लड़की से तुम्हारी शादी करवा देती हूँ और तुम्हारे पिता के सामने वो एक राजकुमारी होगी। उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर हमने किसी रानी से तुम्हारी शादी करवाई तो तुम्हें शादी के बंधन में बंद कर रहना पड़ेगा। देखा जाए तो ये ख्याल बुरा नहीं है। इसी के चलते पिताजी की इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं उनके स्वर्ग जाने के बाद शादी के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह रानी अब अपने बेटे के लिए कोई साधारण लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन वो किसी कारणवश अपने महल के पीछे गार्डन में आती है, जहां वो महल के पीछे से छवि का घर देखती है। छवि घर के बाहर काम कर रही होती है। मिल गई मुझे अपने बेटे के लिए लड़की। रानी कुछ दासियों के साथ महल के पीछे छवि के घर पहुंच जाती है, जहां वो माहेश्वरी से उसकी बेटी का हाथ मांगती है। देखो, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से करवाना चाहती हूँ। इसके बाद तुम्हारी बेटी महल की रानी बन जाएगी। ये सुनते ही माहेश्वरी थोड़ा संकोच में पड़ जाती है। ये महल के लोगों का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ये कोई महारानी की चाल तो नहीं। मैं अपनी बेटी को महल को सौंपना नहीं चाहती। जहां माहेश्वरी ऐसी सोच रही थी, वहीं छवि अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। आखिरकार मेरा महल में जाने का सपना पूरा हो ही गया, वो भी महल की बहू बनकर। अगर मैं महल में जाऊंगी तो इससे बड़ी क्या ही बात होगी। बस माँ अब शादी के लिए हाँ कर दे। बहुत उम्मीद के साथ अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगती है, लेकिन इतने में माहेश्वरी रानी साहिबा से कहती है, रानी साहिबा, हम जैसे गरीबों की औकात नहीं आपकी बराबरी करने की। और फिर अभी मेरी बेटी नाबालिग है और बहुत छोटी है। उसमें उतनी समझ नहीं है कि ये महल की रानी बन सके, इसलिए मैं ये रिश्ता करना नहीं चाहती। ये सुनते ही रानी हैरानी से माहेश्वरी को देख रही होती है। वो कुछ कहती, इतने में छवि ने अपनी माँ से कहना शुरू किया, माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो। आप महल की रानी को इनकार नहीं कर सकती और फिर मैं महल की बहू बनूंगी, इससे बड़ी क्या बात होगी। क्या आप मेरी खुशी नहीं देखना चाहती? आपको पता है ना कितना बड़ा सपना है मेरा महल में जाने का। बेटी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और महल में जाने का लालच मत करो। महल की जिंदगी जितनी खूबसूरत दिख रही है उतनी ही कठिन भी है। लगता है आप मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं, अगर आप मना कर दोगी तो क्या हुआ, मैं तो ये शादी करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था। रानी साहिबा ने मुस्कुराकर छवि की तरफ देखा और अपनी दासियों को इशारा कर दिया। इसके बाद रानी साहिबा अपने साथ छवि को महल में ले आई। कितना खूबसूरत है महल और कितना बड़ा है। चारों तरफ नौकर ही नौकर हैं और सब मेरी तरफ सर झुका रहे हैं। ये जिंदगी कितनी शानदार है। ऐसी ही तो जिंदगी जीना चाहती थी मैं। छवि को महाराज के कक्ष में ले जाने से पहले दूसरे कक्ष में ले जाया जाता है, जहां उसे रानियों की तरह सजाया जाता है। अब लग रही हो तुम किसी महल की शहजादी। चलो तुम्हें महाराज के पास ले जाया जाए। रानी छवि को राजा के कक्ष में लेकर आती है। राजा जी, हमने राजकुमारी ढूंढ ली है। इसी से विराट का विवाह किया जाएगा। आप बस हौसला रखिए। रानी के इतना कहते ही महाराज के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है, जिसके बाद छवि को वापस दूसरे कक्ष में ले जाया जाता है। 2 दिन बाद ही छवि को बहुत धूमधाम से विराट के साथ शादी करवा दी जाती है। अब छवि के लिए महल ही उसका ससुराल बन चुका है। लेकिन शादी के बाद जब विराट छवि पर गौर करता है तो उसे छवि पसंद आने लगती है। विराट जी, क्या आपको खरगोश के साथ खेलना पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत मासूम हो और बहुत प्यारी भी हो और दिल की अच्छी हो। तुम्हें जानवर लगता है काफी पसंद है। हाँ विराट जी, मुझे जानवर बहुत पसंद है। तभी वहां पर रानी आ जाती है और उनको इस तरह बातें करते हुए देख लेती है। ये सब क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है अपने कक्ष में किसी भी जानवर को मत लेकर आया करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। अरे तुम अब साधारण लड़की नहीं बल्कि महल की रानी हो। रानी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे माँ, बेकार में आपने बेचारी को डांट दिया। बस कुछ दिन की बात है विराट, फिर तुम्हारी परेशानी और ये लड़की तुम्हारे गले से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर विराट थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब विराट को छवि पसंद आने लगी थी। वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो इस बात को अपनी माँ से कह नहीं पाया। वहीं छवि बहुत चुलबुली थी। उसे महल की दासियों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। महल में उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। तुम सभी कितनी अच्छी हो, कितने मजाक कर रही हो। तुम सभी से बातें करके मुझे अच्छा लगता है।
उसकी हंसी की आवाज सुनते ही रानी गुस्से में उनके पास आती है। छवि, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें महल की दासी से बात नहीं करनी, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनती हो। हकीकत में तो तुम इस महल की रानी बनने के लायक ही नहीं हो, लेकिन दोबारा मैंने तुम्हें ये गलती करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही छवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी दासी वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद अचानक से महाराज की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसी के चलते अब रानी को छवि को महल से निकलने का मौका मिल गया था। देखो छवि, तुम्हारी ये शादी बस एक दिखावा थी। अब तुम्हें ये महल छोड़कर अपने झोपड़ी वाले घर में दोबारा से जाना होगा। अपना सामान तैयार कर लो और यहाँ से चली जाओ। रानी छवि को ऐसा बोल देती है जिसे सुनते ही छवि रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? मेरी शादी एक दिखावा थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। रानी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। माँ सही कहती थी कि महल के लोग अच्छे नहीं होते। बेचारी छवि उदास मन और रोते हुए चेहरे से अपना सामान लेती है और महल छोड़कर जाने वाली होती है, लेकिन विराट उसे देख लेता है। अब इस महल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। लेकिन छवि, तुम रो क्यों रही हो? मैं जानता हूँ पिताजी की वजह से रो रही होगी। महारानी ने मुझे महल से निकल जाने के लिए कहा है, क्योंकि ये शादी एक दिखावा था। आप सभी ने मेरे साथ धोखा किया है। ये सुनते ही विराट हैरान हो गया था, क्योंकि वो अब छवि से प्यार करता था। उसने छवि का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, पहले ये शादी मेरे लिए एक दिखावट थी, लेकिन अब तुम सच में इस महल की रानी हो और तुम्हें यह महल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अपने तौर तरीके बदलने की। तुम जैसे भी रहना चाहती हो इस महल में रह सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन विराट बेटा। बस माँ, जो होना था हो गया। पिताजी भी चले गए हैं, लेकिन अब छवि ही मेरी पत्नी है और वही रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस महल का राजा होने के नाते सभी को मेरी बात स्वीकारनी होगी। इस तरह विराट की बात उसकी माँ यानी कि महल की रानी मान लेती है और अब वो कभी भी छवि को कुछ भी नहीं करने से रोकती टोकती। इसी के चलते छवि भी अब महल में खुशी खुशी रहने लगती है।